गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट की इस क्लास में आपका फिर से वेलकम। पिछली क्लास में हमने व्यवहारवाद, उसकी अर्थ परिभाषाएं और प्रमुख मान्यताओं का अध्ययन किया था कि किस तरह से परंपरागत पद्धतियों और अध्ययन दृष्टिकोण के प्रति जो एक असंतोष राजनीति विज्ञान जगत में उत्पन्न हुआ, उससे व्यवहारवाद की स्थापना और व्यवहारवाद का विकास हुआ, जिसने बहुत लंबे अरसे तक राजनीति विज्ञान पर अपना प्रभाव बनाए रखा। अब हम आज की क्लास में इसके कंटिन्यू करते हुए व्यवहारवाद की आलोचना पर फोकस करेंगे। सबसे पहले तो मैं देखेंगे कि व्यवहारवाद की आलोचना करने वाले प्रमुख विद्वान और थिंकर कौन हैं। इसमें प्रमुख नाम लिए जा सकते हैं अर्नोल्ड ब्रेस्ट, लियो स्ट्रॉस, सिबली, किर्कपैट्रिक, रॉबर्ट ए डहेल और डायश। इसमें किर्कपैट्रिक, रॉबर्ट ए डहेल और डायश का नाम व्यवहारवाद के समर्थक विद्वानों में भी आता है, लेकिन व्यवहारवाद के अंदर ऐसी कमियां जो वास्तव में रही, इन विद्वानों ने उसका आलोचनात्मक तरीके से भी विश्लेषण किया है। व्यवहारवाद की आलोचनाओं में हम सर्वप्रथम लेते हैं शब्दाडंबर का दोष। इसके जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान की तरह इस विषय को विज्ञान बनाने की जो मुहिम व्यवहारवादियों ने छेड़ी, इसमें उन्हें बहुत अधिक सफलता नहीं मिली, बल्कि उन्होंने एक शब्दों के आडंबर का या शब्द आडंबर का एक जाल निर्मित कर दिया, जबकि वास्तव में वो इस विषय की वैज्ञानिकता प्रमाणित करने में असफल रहे। वास्तविक सिद्धांत निर्माण में असफल रहे और उनकी शब्दावली और संप्रत्यय शब्दाडंबर का शिकार होकर रह गए। जैसे डॉक्टर SP वर्मा ने कहा कि तटस्थता और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए अनुभववादी सिद्धांतवादियों ने एक नया उलझाने वाला और फूहड़ शब्द जाल आविष्कृत कर लिया है। तो व्यवहारवादियों की अधिक सफलता नजर नहीं आती, अपितु उन्होंने शब्दों के जाल में फंसाकर राजनीति विज्ञान के अध्ययनकर्ताओं को रखा। दूसरी जो आलोचना का पॉइंट है, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव नहीं। प्राकृतिक विज्ञानों में जो भौतिक पदार्थ है उन पर आप किसी भी प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं और उनसे अपनी भावनाओं को पृथक रखने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती, लेकिन राजनीति विज्ञान चूंकि मानव और मानव समूहों से जुड़ा हुआ विषय है और मानव से उसके अंतर्निहित मूल्यों और भावनाओं आदर्शों को पृथक करना लगभग असंभव सा है। व्यक्ति और मानव मूल्य एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। हाँ, उन्हें कुछ मात्रा में कुछ समय के लिए पृथक किया जा सकता है, लेकिन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह उन्हें पूर्ण रूप में पृथक नहीं किया जा सकता। तीसरा आलोचना का जो पॉइंट है, राजनीतिक व्यवहार की धारणा गलत। इसमें आलोचकों का कहना है कि मानव व्यवहार का इसमें अध्ययन करने की बात प्रारंभ से अंत तक निहित है, लेकिन मानव का व्यवहार किस तरह जांचा परखा समझा जाए, इस तरह का कोई विज्ञान व्यवहारवादी जो समर्थक हैं वो प्रस्तुत करने में असमर्थ या असफल रहे हैं। इसी तरह इनकी आलोचना का अन्य पॉइंट अंतर विरोध का दोष। इसके व्यवहारवाद के आलोचक ये कहते हैं, एक तरफ मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देते हैं। मूल्य निरपेक्ष अध्ययन अर्थात अध्ययनकर्ताओं को अध्ययन विषय से अपने मूल्यों को, अपनी भावनाओं, अपने रुझानों को पृथक रखना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर वो एक स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में कहते हैं कि तानाशाही की तुलना में उदारवादी लोकतंत्र हमेशा श्रेष्ठ होता है। तो ये जब तक प्रूव नहीं किया जाए, वो पहले से एक अवधारणा स्पष्ट मानकर चलते हैं कि तानाशाही से हमेशा उदारवादी लोकतंत्र अच्छा है। तो इस तरह का अंतर्विरोध व्यवहारवादियों के कार्यप्रणाली और चिंतन में दिखता है। अत्यधिक खर्चीली प्रणाली। व्यवहारवादी उपागम दृष्टिकोण का जब विकास हो रहा था दूसरे विश्व युद्ध के बाद,
विश्व स्तर पर अनेकानेक समस्याएं मुंह बाएं खड़ी थी और ये विद्वान बार बार सर्वेक्षण करना, पर्यवेक्षण करना, विश्लेषण करना, आंकड़े एकत्र करना, निष्कर्ष प्राप्त करने की मुहिम में लगे हुए थे, जिसमें इन्होंने अरबों खरबों डॉलर व्यवहारवादी उपागम के विकास में खर्च कर दिए। आलोचना का अन्य पॉइंट है राजनीति विज्ञान के स्वतंत्र अस्तित्व को खतरा, क्योंकि इसमें अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की वकालत की गई है। जब एक विषय को अन्य विषयों के साथ अंतर संबंधित किया जाएगा तो एक विषय की जो बाउंड्रीज खत्म हो जाएगी, तो हो सकता है हमारे विषय से कुछ विषय वस्तु अन्य विषयों के द्वारा ग्रहण कर ली जाए। तो आलोचकों का कहना है कि राजनीति विज्ञान जो एक स्वायत्त विषय, स्वतंत्र विषय है, उसके अस्तित्व को भी शायद खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसी तरह अन्य पॉइंट, राजनीति विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में मूलभूत अंतर है। ये सर्वविदित है कि प्राकृतिक विज्ञानों की विषय वस्तु भौतिक तत्व होते हैं जिन पर किसी भी रूप में कभी भी प्रयोग किया जाए उनके निष्कर्षों में किसी प्रकार का भी परिवर्तन नहीं आएगा। H2O किसी भी काल परिस्थिति देश में हमेशा पानी ही होगा और क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, ये ऐसे भौतिक नियमों में कभी चेंज नहीं आ सकता। जबकि सामाजिक विज्ञानों की विषय वस्तु मानव है और मानव का व्यवहार हर काल परिस्थिति में आवश्यकता अनुसार परिवर्तित होता रहता है। कई बार व्यक्ति को स्वयं को पता नहीं होता कि उसका कुछ समय पहले किसी पॉइंट पर क्या विचार था और कुछ समय बाद उसके विचारों में क्या परिवर्तन आ गया है। इसी तरह अगला जो पॉइंट है, सुनिश्चित सिद्धांत और भविष्यवाणी संभव नहीं। जब राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु मानव के व्यवहार में निश्चितता का निर्धारण करना संभव नहीं है, तो सुनिश्चित सिद्धांतों का निर्माण भी असंभव है। और यदि सुनिश्चित सिद्धांत अटल नियमों का निर्माण नहीं हो सकता, तो इस विषय में भविष्यवाणी की संभावनाएं भी नील नजर आती हैं। इसी तरह मानव के राजनीतिक व्यवहार का विज्ञान संभव नहीं। मानव के मन में कब जब वो खुशी और दुख के अलग अलग तरह के रुझान है, तो उसके अंतरतम की गहराइयों को समझा नहीं जा सकता। व्यक्ति कई बार यदि बहुत खुश है, उसकी खुशी का कोई निश्चित कारण नहीं बताया जा सकता। व्यक्ति कभी बहुत छोटी सी चीज़ से बहुत खुश हो लेता है और कई बार बहुत बड़ी खुशी भी उसे खुश नहीं कर पाती। तो राजनीतिक व्यवहार का विज्ञान देने में भी ये असंभव रहे। आलोचना का जो अगला पॉइंट है, लघु और वृहत इकाई संबंधी समस्या। राजनीतिक विद्वानों के द्वारा ये कहा गया कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों के प्रयोग प्रयोगशालाओं में हो सकते हैं, राजनीति विज्ञान के प्रयोग भी संपूर्ण समाज इसकी प्रयोगशाला है और इस समाज में इसके प्रयोग किए जा सकते हैं। लेकिन आलोचकों का मत है कि राजनीति विज्ञान के प्रयोग किसी एक छोटे एरिया में करके देखा जाता है। कि सपोज कोई नया कानून लागू करना है, उसे एक छोटे से एरिया में लागू करके देखा जाता है और यदि वो सफल है तो उसे पूरे देश में लागू करना इसकी खास बात है कि जो सफलता हमें एक एरिया में मिल गई उसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि एक छोटी इकाई पर जो प्रयोग करके देखा गया है वो वृहत इकाई अर्थात पूरे देश में लागू करने पर उसमें कई तरह की समस्याएं आ सकती है। हो सकता है कुछ जगह उस कानून के नेगेटिव इम्पैक्ट भी आते हों। इसी तरह पद्धतियों पर अत्यधिक बल, एक विषय वस्तु और एक पद्धति। व्यवहारवादियों ने विषय वस्तु को बिल्कुल नकार दिया या उसको कम महत्व दिया और पद्धतियों पर इनका पूरा जोर रहा ताकि विषय को वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करके इसे अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास हो सके। अन्य पॉइंट, सिद्धांत निर्माण या नीति निर्माण में सहायता देने में असमर्थ। सिबली ने जैसे कहा है कि सिद्धांत निर्माण में केवल मात्र एक ही पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति का सहयोग नहीं हो सकता। अन्य पद्धतियों का सहारा या तकनीकों का सहारा भी इसमें लिया जा सकता है। और इसकी जो अंतिम आलोचना है, तत्कालीन समस्याओं से बेखबर, क्योंकि जब व्यवहारवादी उपागम का विकास हो रहा था उस समय विश्व के सामने गरीबी, बेरोजगारी, आणविक युद्ध का भय, आतंकवाद
इस तरह की अनेकानेक समस्याएं मुंह बाएं खड़ी थी, लेकिन इन विद्वानों का ध्यान उन समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करने की ओर नहीं था, अपितु ये अपने विषय को विज्ञान बनाने की एक अंधी दौड़ में चल रहे थे, जो कि मानव समाज के विद्वानों का दायित्व नहीं होना चाहिए। अर्थात ये अपने मुख्य दायित्व से भी विमुख हो चुके थे। लेकिन इन आलोचनाओं के बाद भी हम ये कहेंगे कि व्यवहारवाद ने इस विषय को जो महत्ता प्रदान की, इस विषय का जो लेवल ऊपर उठाया, इस विषय को जो प्रतिष्ठा दिलवाई, उससे नकारा नहीं जा सकता। व्यवहारवाद का जो प्रभाव है, उसके लिए डॉक्टर एस पी वर्मा ने कहा है कि व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान में अनुसंधान के लिए नए क्षेत्रों को खोला और नई तकनीकों का विकास किया। इसके अलावा व्यवहारवाद के जो प्रभाव वाले पॉइंट्स हैं, उनमें निम्न बिंदुओं को शामिल किया जा सकता है। नए राजनीति विज्ञान की स्थापना, राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिकीकरण करने का प्रयत्न और अध्ययन वस्तु में परिवर्तन। अर्थात पहले राज्य राजनीतिक संस्थाओं को इसमें लिया जाता, अब राजनीतिक संस्थाओं के एक्चुअल व्यवहार और मानव व्यवहार पर फोकस किया गया। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, एक विषय का अन्य विषयों के साथ संबंध स्थापित करना, वैज्ञानिक धारणाएं प्रस्तुत की, शक्ति समूह, व्यवस्था, इच्छा शक्ति, मतदान व्यवहार, खेल सिद्धांत आदि अनेक वैज्ञानिक धारणाएं इनके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने जो योगदान दिया है, उसे इन आलोचनाओं के आधार पर नहीं भुलाया जा सकता, अपितु व्यवहारवादी विद्वानों की राजनीति विज्ञान के प्रति निष्ठा तथा उनकी आत्म सुधार की प्रवृत्ति की भी प्रशंसा की जा सकती है। और राजनीति विज्ञान को इन्होंने अनुभववादी विज्ञान बनाने की कोशिश की। अनुभववाद अर्थात इंद्रियों से प्राप्त अनुभव के आधार पर विचारधारा एवं सिद्धांत का निर्माण करना, ये व्यवहारवाद है। अब इसको थोड़ा सा क्लास हम कंटिन्यू करते हुए उत्तर व्यवहारवाद की शुरुआत भी हम करेंगे। व्यवहारवादी दृष्टिकोण की आपने अर्थ, परिभाषा, आलोचना, महत्व, प्रभाव सभी चीज़ों को देखा, लेकिन जिस तरह परंपरावादी या परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति असंतोष के कारण व्यवहारवाद का उदय हुआ, इसी तरह का एक असंतोष व्यवहारवाद के खिलाफ भी उत्पन्न हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि व्यवहारवादियों ने वैज्ञानिकता की अंधी दौड़ में, जैसे हम आलोचनाओं में अभी पढ़ रहे थे, अपने प्रमुख दायित्व से ये विमुख हो चुके थे। तो डेविड ईस्टन जो इसका प्रणेता था, वो व्यवहारवादी उपागम का प्रणेता होते हुए इसके आलोचनाओं के कारण या इसके विरुद्ध जो असंतोष उत्पन्न हुआ, उसके कारण वो उत्तर व्यवहारवाद का प्रणेता भी बना। 1960 के बाद विश्व स्तर पर जो परेशानियां उत्पन्न हुई, उन परेशानियों से बेखबर इन राजनीति विद्वानों ने अपने विषय को भौतिक विज्ञानों की तरह विज्ञान बनाने की जो मुहिम छेड़ी, उसके कारण ये अपने वास्तविक लक्ष्यों से भटक चुके थे। और व्यवहारवाद की कमियों के कारण एक नया, इस व्यवहारवाद को आगे नवीन दिशा में ले जाने वाला एक नया आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसे उत्तर व्यवहारवाद कहा जाता है। ये उत्तर व्यवहारवाद जिसमें इस चीज को फोकस किया, इसके दो नारे रखे गए, कर्म और प्रासंगिकता। अर्थात राजनीति वैज्ञानिकों का केवल एक ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि वो केवल प्रयोग करते रहें सिद्धांतों का निर्माण, अपितु उनको एक्चुअल कर्म करना चाहिए, सामाजिक समस्याओं, राजनीतिक समस्याओं के समाधान का प्रयत्न करना चाहिए। और दूसरा, जो वो अध्ययन कर रहे हैं उसका समाज के लिए औचित्य या उसकी प्रासंगिकता है या नहीं। तो उत्तर व्यवहारवाद कर्म और प्रासंगिकता के दो नारे लेकर व्यवहारवाद की जगह एस्टेब्लिश हुआ। इसमें माइकल हेस और थियोडोर एल वेबर ने इसे परंपरागत दृष्टिकोण व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद को हीगल के वाद प्रतिवाद संवाद के रूप में प्रतिपादित किया है कि परंपरागत दृष्टिकोण एक वाद समझ सकते हैं, एक वाद है, उस वाद के विपरीत कुछ समय बाद प्रतिवाद स्वरूप व्यवहारवाद उत्पन्न हुआ। लेकिन व्यवहारवाद में भी जो कुछ कमी खामियां रही, उसके बाद संवाद के रूप में उत्तर व्यवहारवाद अवतरित हुआ या इसका उदय हुआ। जैसे एस एल वेस्बी ने कहा कि अब परंपरावादियों तथा
व्यवहारवादियों दोनों ने ही एक दूसरे के दृष्टिकोणों में मौजूद श्रेष्ठताओं को स्वीकार कर लिया था। अर्थात व्यवहारवाद की जो कमियां रही, क्योंकि व्यवहारवाद ने परंपरावाद को बिल्कुल नकार दिया था, अब उत्तर व्यवहारवादी उपागम जो आया उसने परंपरावाद की श्रेष्ठताओं को भी अपनाया और व्यवहारवाद की श्रेष्ठताओं को भी अपनाया और इन्हें मिलाकर एक नए वाद के रूप में उत्तर व्यवहारवाद का विकास किया। एक और यदि ये कहा जाए कि उत्तर